नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को थामने के लिए, रोकने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही, हर स्तर पर काम कर रही। लगातार समीक्षाओं के दौर चलते हैं, तस्वीरें और खबरें आपको दिखाते हैं। सख्त लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया। प्रशासन के सारे प्रयास एक तरफ हैं, बावजूद इसके गांव गांव तक कोरोना का प्रसार और मौत का आंकड़ा अब भी चिंताजनक है। प्रदेश में कोविड की वजह से अभी तक 6,160 लोगों की जान जा चुकी। 2,146 मौतें 1 अप्रैल से 5 मई के बीच बताई गई। लेकिन इसी आंकड़े को लेकर विपक्ष अब सवाल उठा रहा है और उनको दुरुस्त करने की मांग भी कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा है और इसमें कहा कि कोरोना काल में जो मौत हो रही हैं, इनके आंकड़ों पर एक बड़ा संशय है। मौत के सरकारी आंकड़े कुछ कहते हैं, मीडिया के आंकड़े कुछ कहते हैं, तस्वीरें कुछ और बयां करती हैं। एक बड़ा फर्क इनमें दिखता है और ऐसे में सरकार को शमशान कब्रिस्तान से सही आंकड़े लेने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में मई में अभी तक 18+ वर्ग के लोगों को 100 लोगों को टीके लग रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ अखबार में पूरे पेज के विज्ञापन सरकार छपवाती है, बड़े बड़े विज्ञापन दे रही है और मध्य प्रदेश में टीके की उपलब्धता को लेकर सबको स्थितियां पता है। तो कुल मिलाकर ये पत्र है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने पत्र लिखा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। पहले भी कोविड काल में वो कई बातों पर पत्र लिख चुके हैं। इस पत्र में उन्होंने कुछ मांग भी की, जिसमें ये कहा कि इसे नेशनल क्लेमिटी घोषित करते हुए, कोविड काल को यानी आपदा घोषित करते हुए, जो उसमें मृत्यु के बाद 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है, उसकी मांग शामिल है। कुछ लोगों को मुआवजा मिलता है, कुछ लोगों को इसमें दिक्कत आ रही है, उनकी कैटेगरी में सुधार के बारे में भी इसमें मांग की गई। लेकिन सबसे बड़ी आपत्ति उन्होंने दर्ज कराई मौत के आंकड़े को लेकर और इसे संशय वाला बताते हुए ये कहा कि जो एक्चुअल स्थिति है, जमीनी हालात हैं, इससे जुड़े हुए आंकड़े पेश किए जाएं, जोन वार भी आंकड़े पेश किए जाएं, संभाग वार भी आंकड़े पेश किए जाएं और जो जमीनी हकीकत है उसको सामने रखें। जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष की तरफ से इस पर पलटवार हुआ। कहा जा रहा है कि सिवाय पत्र लिखने के, सिवाय राजनीति करने के, सिवाय ट्वीट करने के इस पर कुछ नहीं। दोनों पक्षों को पहले सुनवाते हैं प्रतिक्रिया को, इसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को बहुत उपयोगी सलाह दी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में फैलने जा रहे इस कोविड-19 के संक्रमण से किस तरीके से बचा जा सकता है। शिवराज सिंह जी को भी चाहिए कि अपनी असफलता को स्वीकार करें और इन दोनों वरिष्ठ नेताओं के सुझावों को अमल में लाएं, जिससे मध्य प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 का जो संक्रमण फैल रहा है उस पर नियंत्रण किया जा सके। वर्तमान समय में आंगनबाड़ी अस्पताल में जाएगी क्या कांग्रेस? आरोप ही लगाएगी। मैं रोज कहता हूं प्रतिदिन आपके सामने, एक हाथ किसी को शायद मेरी बात लगे और अस्पताल पहुंच जाए, किसी को तो मेरी बात लगे कि वो लंगर खोल दे, शायद किसी को मेरी बात लगे कि वो एक हाथ सेंटर खोल दे, कोविड सेंटर। इनको कुछ नहीं लगने वाला ट्विटर के अलावा, फेसबुक के अलावा, पेपर के अलावा, ये यहीं तक मिलेंगे आपको। ऐसा मैं इनको चिढ़ाने को नहीं कह रहा, चेताने को कह रहा हूं। तो कौन कितनी मदद कर रहा है, इस बात को लेकर के भी सवाल उठते रहे हैं, पहले भी उठाए जाते रहे, अभी भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो विपक्ष इस वक्त उठा रहा है कि एक तरफ सरकार प्रयास कर रही है, दूसरी तरफ संक्रमण फैल रहा है। गांव के इलाकों में संक्रमण का फैलना चिंताजनक स्थिति है। सरकार ने भी अपनी तरफ से लोगों को जगाने के लिए, चेताने के लिए अभियान की शुरुआत कर दी है और कोविड काल में हर मुमकिन कोशिश सरकार जरूरतों को पूरा करने के लिए कर रही। लेकिन ये सवाल और संशय शुरुआत से उठाया जाता रहा कि क्या जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं मौत को लेकर के, क्या जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं संक्रमितों को लेकर, क्या वास्तविक धरातल पर वो ठीक है। खासतौर पर मौत के आंकड़ों को लेकर और जो तस्वीरें हमको दिखती हैं, जहां मुक्तिधाम हो
या जिस जगह अंतिम संस्कार किए जाते हैं उसको लेकर के कई बार पहले भी सवाल उठे हैं। इस संख्या पर संशय उठाए और एक बार फिर से इसी बात का जिक्र इस पत्र में मिलता है जो पूर्व सीएम कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखा है। आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में दो बहुत ही खास मेहमान हैं। हमारे साथ में डॉक्टर जितेंद्र जामदार साहब हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन इनका परिचय केवल इतना नहीं बल्कि लगातार वो इस समस्या और समाधान के लिए सरकार जितने प्रयास कर रही है उन सब में एक्टिव तौर पर शामिल हैं। डॉक्टर जितेंद्र जामदार भारतीय जनता पार्टी के लीडर होने के साथ साथ सीनियर डॉक्टर हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश नर्सिंग होम के, और कोविड आपदा की जो सलाहकार समिति मुख्यमंत्री ने बताई उसके भी एक्टिव सदस्य हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ में डॉक्टर अमीनुल सूरी साहब हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात करेंगे, बेहद संवेदनशील नेता हैं और इस मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात पहले भी रखते हैं। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है आपका इस मंच पर चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक। डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी हमारे साथ में जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, पहला सवाल जामदार जी आपसे यही है कि पूर्व सीएम ने एक पत्र लिखा है और संशय जो बार बार उठता रहा है मृत्यु के आंकड़े को लेकर, सरकार भी पहले कहती रही कि एक ऑडिट कराना चाहिए इस मसले पर, लेकिन जब सबका ध्यान मरीजों की तीमारदारी में, उनको संभालने में, जीवन बचाने में लगा है, शायद आंकड़े की तरफ इस बात का बहुत ज्यादा तवज्जो दी नहीं गई। जो सवाल उठाया विपक्ष ने, इसको आप कैसे लेते हैं? मेरा मानना यह है कि मृत्यु एक हो या अनेक हो, मृत्यु मृत्यु है और आदर्श स्थिति तो यह है कि एक भी मृत्यु नहीं होना चाहिए। पर यह भी सच है कि बहुत सारी मृत्यु हो रहे हैं और केवल हमारे मध्य प्रदेश में नहीं हो रहे हैं तो पूरे विश्व में हो रहे हैं। हम सब ने न्यूयॉर्क की त्रासदी देखी है, रोम की त्रासदी देखी है, इटली की त्रासदी देखी है, तो कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर मृत्यु नहीं हुई? तो मुझे लगता है कि हर मृत्यु चिंता का विषय है और हर मृत्यु के ऊपर चिंता होना चाहिए। जी, लेकिन इस आरोप में एक हिस्सा ये भी छिपा हुआ है कि दरअसल ये जो आंकड़े हैं, चाहे टेस्ट कम कराने को लेकर कुछ जगह की शिकायतें थी, हालांकि उस वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन छतरपुर का एक वीडियो बताया गया था, यहाँ मौत के आंकड़े पर भी पहले भी सवाल उठते रहे। क्या आपको लगता है कि जो डिटेल जो आंकड़े आ रहे हैं मृत्यु के वो ठीक है, धरातल पर ठीक है? भले ही वो 1 हो 10 हो, जैसा आपने कहा, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इन आंकड़ों से ही आप आपदा का आकलन कहीं करते हो। इन दिनों आंकड़े बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं। आपदा का आकलन कहीं करते हो, इन दिनों आंकड़े बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं। इसको इस प्रकार से देखना चाहिए कि हम जो आरटीपीसीआर के आधारित प्रूव्ड केसेस हैं, यानी जिन केसेस में आरटीपीसीआर का पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, अगर उस की मृत्यु होती है तो उसी को सरकारी आंकड़ों में सम्मिलित किया जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है कि अनेक ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनका आरटीपीसीआर अगर नेगेटिव आया है अथवा जिन्होंने आरटीपीसीआर कराया ही नहीं पर जिनकी मृत्यु हो गई, और ऐसे लोगों का दाह संस्कार भी संशय के कारण पूरे कोविड प्रोटोकॉल के साथ होता है, जो करेक्ट है साइंटिफिकली। तो ऐसी स्थिति में जो सरकार के पास आते हैं वो केवल उन पेशेंट्स के हैं जिनके आरटीपीसीआर पॉजिटिव थे और अस्पताल के में रहते हुए अथवा निवास पर रहते हुए उनकी मृत्यु हुई। और यह आंकड़ा वास्तव में काफी कम होता है उस अनुपात में जिस अनुपात में बीमारी है या मृत्यु हो रही है। तो मैं मानता हूं कि जो आंकड़े दिखाई पड़ रहे हैं वैज्ञानिक दृष्टि से वो करेक्ट हैं, पर व्यावहारिक दृष्टि से वास्तविक मृत्यु संख्या कहीं ज्यादा है। डॉक्टर सूरी, विपक्ष पहले भी बात कहता रहा है, मीडिया ने भी कुछ तस्वीरें दिखाई, अक्सर आजकल तो एक सोशल मीडिया भी एक्टिव है और इतनी तेजी से एक्टिव है कि इस पर बहुत सारी चीज़ें प्रतिदिन आती हैं जिनकी सत्यता जांचनी पड़ती है। सत्य किसी से छिपा नहीं, आसपास का माहौल किसी से छिपा नहीं, कोई पैनिक नहीं फैलाना चाहते, लेकिन जो विपक्ष ने खासतौर पर पूर्व सीएम ने जो पत्र लिखा है इसमें मौत के आंकड़ों पर सवाल उठाए। देखिए पाठक जी, माननीय कमलनाथ जी ने बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं। एक तो मौत के आंकड़ों पे सब मीडिया भी उठाता आ रहा है सवाल, विपक्ष ने भी उठाया है और जनता भी जानती है कि किस तरह की स्थिति भयावह स्थिति है, कितनी मौतें हो रही हैं और उन्हें छुपाने का प्रयास हो रहा है। ये स्पष्ट हो जाता है कि जिस तरह से इंदौर और भोपाल महानगर में शमशान घाटों में टोकन बंट रहे हैं और सरकारी आंकड़े में 7 से 8 मृत्यु आ रही है, तो आंकड़ों की किस तरह का खेल जारी है इस सब। माननीय कमलनाथ जी ने दूसरा सवाल ये जो अभी वैक्सीनेशन हो रहा है इसको लेके भी उठाया है। इन्होंने माननीय कमलनाथ जी ने कहा है कि जिस तरह के एडवर्टाइजमेंट और प्रचार पे सरकार खर्च कर रही है
उसकी बजाय बेहतर सुविधाएं पे वो पैसा खर्च किया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। 100 लोगों को रोज वैक्सीन लगाने के पीछे जिस तरह के अखबारों में पूरे के पूरे पेजों पे ऐड दिया जा रहा है, उनको उन्होंने फिजूल खर्ची करार दिया है और उसकी उपयोगिता को लेके भी एक सवाल उठा है। तीसरा बड़ा गंभीर बात माननीय कमलनाथ जी ने कही है कि जिस तरह से परिवार में लोगों का निधन हो रहा है, देहांत हो रहा है कोरोना संक्रमण होने के बाद में, कोरोना महामारी के द्वारा, उस महामारी से मरने वाले लोगों को जो प्राकृतिक आपदा के नाम पे 4 लाख रुपए का जो संशोधन नियम 6(4) में अंकित है राजस्व मंडल के, तो उसको प्राकृतिक आपदा में कोरोना को शामिल करके उन लोगों को 4 लाख रुपए सरकार को देने चाहिए। ये बड़ा गंभीर प्रश्न कांग्रेस पार्टी की ओर से नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा उठाया गया है और सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए कि किस तरह से उन लोगों की, जिन लोगों की मृत्यु की, कई परिवारों में तो 2-2, 3-3 मौतें कोरोना संक्रमण से हो गई हैं, तो उनको ये आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। ये तो रहे माननीय कमलनाथ जी के सवाल। अभी मैंने आपके चैनल पे इसी डिबेट में आने से पहले माननीय गृह मंत्री और कोरोना के भारतीय जनता पार्टी और सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा जी पे भी कुछ बात कहना चाहता हूँ। अगर आपके चैनल के माध्यम से नरोत्तम मिश्रा जी तक ये बात पहुंचे कि जिस शहर इंदौर से मैं आता हूँ, यहाँ सबसे पहले जिलाधीश महोदय को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। हमारी पार्टी के विधायक ने ब्लैंक चेक दिया रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए कि आप मुझे इंजेक्शन अरेंज करके दीजिए, मैं फ्री में इंजेक्शन अपनी जनता को बांटना चाहता हूँ। अब 2000 बेड का हॉस्टल खोलने के लिए कांग्रेस पार्टी के एक और विधायक ने यहाँ पे अपना हॉस्टल खोल के दिया, पर जिलाधीश महोदय ने स्वीकार नहीं किया। कोविड सेंटर लगाने के लिए कांग्रेस पार्टी बार बार इंदौर में कलेक्टर महोदय से मिल रही है, पर कलेक्टर महोदय स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्या तो नरोत्तम मिश्रा जी जो बेसिक सवाल है उनसे बचने के लिए हर चीज में कांग्रेस की बात करना चाह रहे हैं? चलिए, आपकी बातों का मैं उत्तर लूंगा, लेकिन पहले वाला जो सवाल है जिसका उत्तर डॉक्टर जामदार ने दिया था, सूरी साहब, आप इस बात से सहमत हैं कि एक्चुअल आंकड़े अलग क्यों रहते हैं? क्योंकि एक व्यवहारिक तर्क उन्होंने दिया। देखिए, डॉक्टर साहब ने जो बात कही वो बात बिल्कुल तर्कसंगत है। कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि सरकार ने जो नियमावली बनाई है उसमें आंकड़ों का खेल जारी है, पर सरकार भी आंकड़े छुपा रही है, ये भी दूसरा सच है। मैं डॉक्टर साहब उस बात को मानता हूं, पर उसके बाद भी कई ऐसी चीजें जो आंकड़ों का खेल बदस्तूर जारी है मध्य प्रदेश में। डॉक्टर जामदार, क्या छिपा रही सरकार आंकड़ों को लेकर, जो विपक्ष का आरोप है पहला? बिल्कुल नहीं, मैं इसको बिल्कुल से नकार रहा हूं, क्योंकि जो पैरामीटर्स हैं, जिन प्रमाणों पर कोरोना से होने वाली मृत्यु को माना जाता है कि कोरोना मृत्यु है, उस प्रमाण पर जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वो कमोवेश 19-20 सही है। बाकी ये निश्चित है कि बहुत सारे पेशेंट, पहले देखिए एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपको बता दूं कि जो कोविड की टेस्ट होती है RT-PCR की, उस टेस्ट की प्रामाणिकता जो है वो केवल 32% है। इसका मतलब यह है कि जब हम 100 लोगों की कोविड टेस्टिंग करते हैं तो उसमें 32 पॉजिटिव आते हैं, 78 नेगेटिव आते हैं जो एक्चुअली पॉजिटिव हैं, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसको चेंज करने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए जो आंकड़े हैं वो स्वाभाविक है कि वो दिखाई कम पड़ेंगे ही। जो वैज्ञानिक हैं वो जानते हैं कि ये आंकड़े लगभग इससे 3 गुना ज्यादा साइंटिफिकली होंगे, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर के अंदर बिना किसी इलाज के, बिना किसी डायग्नोसिस के जिनकी मृत्यु हो गई है, और उसका कारण स्पष्ट है कि ये वायरस, इस बार का जो वायरस है वो किलर वायरस है, वो बहुत तेजी से मार रहा है। सितंबर में जो पीक आया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हमारे अस्पताल में 150-200 मरीज में से केवल 1 मरीज की मृत्यु हुई थी, और अभी वर्तमान में इसमें कोई दो मत नहीं है कि हमारे अस्पताल में, एक अस्पताल में प्रतिदिन या तो वो कोविड पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कम से कम 1 मृत्यु होती है 100 मरीजों के बीच में। तो इसका मतलब है कि 1% से अधिक तो डेथ रेट है ही, इसमें कोई दो मत नहीं। जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल जो कमलनाथ जी ने उठाया, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जितना आप कैंपेनिंग पर खर्च कर रहे हैं उतना आप वैक्सीन मंगवा के लगवाने पर खर्च करें। एक बड़े बड़े पेज के विज्ञापन पर उनका ये कहना है कि ऑलरेडी सबको पता है, लेकिन जब लोग पहुंचते हैं तो उनको मिलता नहीं वैक्सीन। आप प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन पहले वैक्सीन तो अवेलेबल करा दें। ये उनका दूसरी और तीसरी बात उनकी मुआवजे को लेकर के है कि इसे नेशनल कैलेमिटी के तहत लाया जाए और मुआवजा दिया जाए ताकि लोगों को राहत मिले।
में बड़ा स्पष्ट मत यह है कि माननीय कमलनाथ जी विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं। पिछले 13 महीने से 14 महीने से कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के अंदर कहीं दिखाई नहीं पड़े। जब इतनी उनको चिंता थी तो जब सितंबर की लहर आई थी तब से लेकर अभी तक उन्होंने या उनके विधायकों ने स्थान स्थान पर व्यवस्थाएं क्यों नहीं बनाई? और बिल्कुल स्पष्ट था कि सेकंड वेव आने ही वाली थी, परंतु ये किसी ने नहीं सोचा था कि सेकंड वेव इतनी ऊंची आएगी और इतनी अधिक संख्या में लोगों को प्रभावित करेगी और इतनी अधिक संख्या में लोगों को आवश्यकताएं होंगी। परंतु कुछ भी हो, उनका भी तो कर्तव्य था ना। नहीं, खैर इस पर तो सवाल पहले भी उठ चुके हैं डॉक्टर जामदार, इस पर पहले भी सवाल उठ चुके हैं कि जो सलाहकार समितियां थी, जो एक्सपर्ट कमेटियां थी, उस बारे में भी पहले एलिगेशन लगे कि पहले उन्होंने चिताया था, जैसे अभी इसे थर्ड वेव के बारे में कह रहे हैं, तब से उन्होंने चिताया था, इसे गंभीरता से नहीं लिया गया, एक अलग आरोप है। उस ट्रैक पर मैं जाने नहीं चाह रहा हूं, लेकिन फिलहाल जो उनके पत्र में बड़ी बड़ी बात है। सूरी साहब, एक बात बताएं आप, क्या कांग्रेस पार्टी केवल ट्वीट करके या विपक्ष का काम केवल नुक्ताचीनी करके, आपने कुछ चीजें गिनाई थी लेकिन फिर वही आरोप है कि विशुद्ध पॉलिटिक्स इस पर कर रहा विपक्ष? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जब जवाब नहीं होता है ना तो उसको राजनीति दिखती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर चीज में राजनीति ढूंढना चाहती है। आज कोरोना का ध्यान वैक्सीनेशन के माध्यम से लोगों की तकलीफों को छुपाने का, दिखाने का जो काम किया जा रहा है, इसको राजनीति कहते हैं। अगर आप में जनसेवा की इच्छा थी तो 1 साल पहले जब पहला चक्र आया था, जो बबई में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात घोषणावीर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी, आज तक उसकी बाउंड्री वॉल क्यों नहीं बनी? क्यों आपने भोपाल के एक हॉस्पिटल को छोड़ के बाकी सारे के सारे कोविड सेंटर बंद कर दिए? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी गंभीर थी तो क्यों कोरोना वॉरियर्स को जो पहले चक्र के समय 10,000 रुपए की घोषणा की थी, अभी तक किसी को 1 रुपया नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर इन चीजों को लेकर इतनी ही गंभीर थी तो ऑक्सीजन की बात होगी, रेमडेसिविर आपने क्यों नहीं अरेंज किया? आपने वेंटिलेटर्स क्यों नहीं बढ़ाए 1 साल में? अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में बिस्तर क्यों नहीं बढ़ाए? आप ये जिम्मेदारी भी कमलनाथ जी और उनके विधायकों पे देना चाहते तो निश्चित तौर पे जो दायित्व एक विपक्ष के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते होता है, वो कांग्रेस का एक एक विधायक, एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता काम कर रहा है। पर जो सरकार का दायित्व होता है उसकी तरफ भी तो माननीय मुख्यमंत्री को और भारतीय होता है, उसकी तरफ भी तो माननीय मुख्यमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जरा देखना चाहिए कि किस मुंह से वो बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा कंस्ट्रक्टिव साइड आएंगे क्योंकि हमारे साथ में डॉक्टर जामदार भी हैं और आप भी जमीन पर जुड़े हालात को अच्छी तरह समझते हैं। अगले वेव को लेकर या वर्तमान में अभी आज एक चिंता मुख्यमंत्री ने व्यक्त की 15 तारीख तक की परिस्थितियों पर, इस पर भी जरा चर्चा करेंगे। डॉक्टर जामदार, एक अंतहीन बहस है कि विपक्ष सरकार पर, सरकार विपक्ष पर, ये कहता है कि राजनीति छोड़ें, साथ मिलकर काम करें। वाकई में वक्त साथ मिलकर काम करने का है। मुख्यमंत्री जी को आज भी हम सुन रहे थे, उनका आज भी ये कहना था कि अब सब साथ में आ जाएं क्योंकि 15 तारीख तक का वक्त अभी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रह सकता है। ऐसे वक्त में सरकार की तैयारी क्या है? क्योंकि बार बार तैयारियों पर ही कटाक्ष होता है, तैयारियों पर ही सवाल उठते हैं, तैयारियों कम रह जाएं तो खामियाजा आम लोग भुगतते हैं। मैं यदि इसका उत्तर थोड़ा सा ज्यादा दे दूं तो इसको प्लीज बेयर विथ मी। देखिए, 8 मार्च को जबलपुर के अंदर कुल मिलाकर के केवल 8 केस थे, 8 आए थे पॉजिटिव केस 8 मार्च को। ये इसलिए मुझे आंकड़ा याद है कि उस दिन से लेकर आज तक जब 800 आए हुए हैं तो 100 गुना बढ़ोतरी हुई है और ये पूरे वैश्विक स्तर पर इस वायरस के प्रभाव में दिखाई पड़ रहा है। तो ये कहना कि सरकार की तैयारी नहीं थी, सरकार हाथ पे हाथ रख करके बैठी थी, बिल्कुल गलत है। तैयारियां तो लगातार चल ही रही थी और जैसे ही अगली लहर की भनक लगी तो तुरंत सरकार गियर में आ गई और सरकार ने तुरंत आकर के और एक्शन लेना शुरू किया और जहां ऑक्सीजन की कमी थी वहां ऑक्सीजन प्रोवाइड की। आज की तारीख में जबलपुर के अंदर ऑक्सीजन की कोई समस्या नहीं है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर कहीं भी ऑक्सीजन की समस्या नहीं है। रहा सवाल रेमडेसिविर का, तो रेमडेसिविर का पूरे देश के अंदर प्रोडक्शन आज की तारीख में पर्याप्त नहीं है और वो तभी परिवर्तित होगा जब कोई बड़ी मेजर पॉलिसी डिसीजन लिया जाएगा और बहुत सारी कंपनीज को रेमडेसिविर प्रोड्यूस करने का मार्केट दिया जाएगा। बेड्स का जहां तक सवाल है तो पहले किया हुआ होमवर्क हमारा पूरा तैयार है, जिसका प्रभाव अगर मैं जबलपुर का
वर्णन करूं तो हमारे पास आज 3,500 बेड प्राइवेट सेक्टर में है, 1,500 बेड आज गवर्नमेंट सेक्टर में, कुल 5,000 बेड्स हैं। और यही स्थिति इंदौर की है, यही स्थिति भोपाल की है। तो ये निश्चित है कि बेड्स कम है, परंतु लेकिन क्या ये रियल टाइम अपडेट होता है? क्योंकि इसका हमने भी एक आकलन किया था, इस पर भी हम डिबेट कर चुके हैं डॉक्टर साहब, और इस पर हमने देखा था कि जो स्थितियां ऑनलाइन दिखती हैं, जो फोन पर बताई जाती हैं, एक्चुअली जब आप जमीन पर टटोलने जाएं तो वहां बहुत कम स्थितियां नजर आती हैं जमीन पर सही। डॉक्टर सूर्य आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं या कुछ कहना चाह रहे हैं? जरूर। देखिए साहब, मैं धरातल पे काम कर रहा हूँ। इंदौर शहर की आपको स्थिति बता देता हूँ। यहाँ पे अस्पतालों पे आज भी ऑक्सीजन, अगर आपका परिचित एडमिट है तो आपको सिलेंडर भरवा के खुद ले जाना पड़ेगा। आपका पूरा दिन निकल रहा है, आपको 2 सिलेंडर वहां खाली हुआ अस्पताल से यहाँ भरवाने आ रहे हैं। सिर्फ आईसीयू के अंदर अब अस्पतालों में ऑक्सीजन अवेलेबल है, बाकी आपको अपनी ऑक्सीजन की खुद अस्पताल को आज भी गारंटी देनी पड़ रही है। क्या एक सामान्य नागरिक का उस बेसिक स्वास्थ्य सुविधाओं का मध्य प्रदेश में हक नहीं है? उसका हक नहीं है कि उसके परिवार में कोई अगर बीमार हो रहा है, संक्रमित हो रहा है तो उसे उपचार मिलना चाहिए, उसको बिस्तर मिलना चाहिए, उसको दवाइयां मिलनी चाहिए, उसको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, कि वो ऑक्सीजन वालों की प्लांटों की लाइन में लगा रहे सिलेंडर लेके। और ये मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। आप चाहें तो अपना रिपोर्टर मेरे साथ इंदौर में सावेर रोड पे फैक्ट्रियों पे भेज दीजिए और देख लीजिए किस तरह की स्थिति बनी हुई है। दूसरा सवाल एक मेडिक्लेम को लेके जो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पिछले साल भी मैंने आगाह किया था, इस बार भी कर रहा हूं कि आप मेडिक्लेम को लेकर अस्पतालों को लेकर क्या कर रहे हैं? अस्पताल कैशलेस मानने को तैयार नहीं है। आपने जो कोविड सेंटर बनाए उसका उस व्यक्ति की कंपनी से टाई अप नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं। तो सरकार ऐसा क्यों नहीं लाती कि किसी भी कंपनी का मेडिक्लेम हो ऊपर टाई अप करके, ताकि लोगों को राहत मिल सके? लोगों को हम राहत कैसे दें? डॉक्टर जामदार, फाइनेंशियली अगले 15 दिन की ये सब चीजों पे और थर्ड वेव सवाल मेरा अभी भी अनुत्तरित है, क्या तैयार है उसके लिए? आपने कहा कि हम आकलन नहीं कर पाए, लेकिन अभी से हम बहुत सारी वार्निंग्स देख रहे हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस देख रहे हैं केंद्र से, एक्सपर्ट से। मैं बिल्कुल इसके साथ में बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि तैयारी नहीं है, क्योंकि आने वाले 15 दिन के अंदर हमारे पूरे प्रदेश में जो वेव है वो रिसीड हो रही है ऑलरेडी, और जो अगली वेव है उसमें कम से कम 3 महीने का समय है, और हमारे पास पर्याप्त समय है, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑक्सीजन के लिए भी कह दिया है। और मैंने पहले ही आपसे बताया कि रेमडेसिविर की नीति भी बन गई है। जहां तक बिस्तरों का सवाल है तो बहुत बड़ी संख्या में बिस्तर अब प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स में अवेलेबल हैं। कम्युनिटी केयर सेंटर्स अवेलेबल है। राधा स्वामी सत्संग जी सूरी साहब, फाइनल कमेंट आपका वहां पर है। हमारे इंदौर में एमवाय हॉस्पिटल का 5वें से 6ठे फ्लोर पे 200 बिस्तर का एक हॉस्पिटल बनके तैयार है, पर पिछले 15 दिन से उसका इनॉग्रेशन, क्योंकि फीता काटने का समय प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी के पास है, नहीं है, तो इसके कारण वो चालू नहीं हो पा रहा है। अरे आप जल्दी चालू कीजिए, जो चीज तैयार होगी, कैसे भी लोगों को सुविधाएं मिल सके, लोगों को अपने बिस्तर मिल सके, लोगों को दवाइयां मिल सके, लोगों को उपचार मिल सके। और इसमें कहीं विपक्ष का सहयोग लग रहा है तो विपक्ष आपके साथ है। हम आपको बता रहे हैं कि आपको कहाँ काम करना है, क्योंकि आप लोगों से जहाँ गलती हो रही है वो हम हमारा कहना ये है कि हमें केवल बता रहे हैं, आगे बढ़कर काम करें तब हम माने। ये केवल दूर खड़े काम कर रहे हैं, आप धरातल पे है ही नहीं, आप लोग हवा में है। अगर आप धरातल पे आएंगे और देखेंगे किस तरह की स्थिति हम काम कर रहे हैं, इसलिए आपको धरातल बता सकते हैं कि कहाँ पे क्या स्थिति है। भाई साहब, मैं पिछले आप लोग धरातल पे आइए, देखिए शहर के अंदर गलतफहमी में मैं पिछले एक दिन घर नहीं बैठा हूँ, चलिए शहर में घूम चलिए डॉक्टर साहब, यहाँ पर परिस्थिति ये है कि अभी एक बात तो पूरी तरह सच है कि आप जितने इंतजाम करते हैं चुनौती इससे बढ़कर सामने आती है, लेकिन एक पूर्वानुमान की, एक आकलन की, एक समीक्षा की जो कड़ी है वो जितनी एक्यूरेट होगी उतना जमीन पर इंतजाम लोगों तक नाकाफी होते हुए हम कम देख पाएंगे, और यही इस समय की डिमांड है। तो अगले 15 दिन जब आप सब कहते हैं कि ये चैलेंजिंग होने वाले हैं, अगले वेव के लिए भी बीच में एक वक्त है, इसका कैसे यूटिलाइज करते हैं और इन 15 दिन में चैलेंज को कैसे लेते हैं और दोनों पक्ष कैसे काम करते हैं, ये जनता देख रही है, क्योंकि अंत तो गत्वा भुगतना उसको पड़ता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में आने के लिए, नमस्कार। को पड़ता है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में आने के लिए, नमस्कार।